क्लास 12। तो चलिए बच्चों को अपन स्टार्ट करेंगे एक और नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी। इससे पहले तक अपन लोगों ने कवर कर लिया था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप जाइए और उसको देखिए। ओके चलिए तो पढ़ते हैं अब अपन सॉल्युबिलिटी को कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। सॉल्युबिलिटी बच्चों अगर हम बात करें कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है वही चीज को डिफाइन करती है सॉल्युबिलिटी। आया समझ में? इट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ specific amount of solvent। ओके उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारे पास में है सॉल्वेंट, ठीक है, ये रहा सॉल्वेंट, ये हमने भर रखा है इसमें। अब इसमें हमने अगर कोई सॉल्यूट डाला तो ये सॉल्यूट कितना जा करके डिसॉल्व हुआ इसमें, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। किसकी? सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी की, वो कितना जा करके वहां डिसॉल्व हुआ। अब हमें जो सॉल्युबिलिटी पढ़ना है बच्चों, वो दो सॉल्युबिलिटी अपन को मेजरली इस चैप्टर में पढ़ना है। एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हमको पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हमको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर? देखिएगा ध्यान से बच्चों, हम क्या करने वाले हैं? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को चेक करने वाले हैं, किसमें? लिक्विड में, है ना। तो अगर कोई भी लिक्विड हमारे पास में हो और उस लिक्विड में अगर मैं ये पेन डाल दूं, सपोज मान लीजिए कि उस पेन को अगर मैं डाल दूं, तो क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं सर जो अफेक्ट कर रहे हैं, किसके लिए? जब सॉलिड लिक्विड में जा रहा है ना। हर सॉलिड जा करके डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, है ना, हर सॉलिड जा करके डिसॉल्व नहीं हो जाएगा वाटर में। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि काम कर रहे हैं उसकी सॉल्युबिलिटी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है बच्चों, वो क्या आता है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इनका नेचर, जिस लिक्विड में आप सॉल्यूट को डाल रहे हो, ठीक है, सॉल्यूट जो है हमारा क्या है, ध्यान रहेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूट हमारा इस बार क्या है? सॉल्यूट एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है, ठीक है। और सॉल्वेंट हमारा क्या है? सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जो भी हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, उसका नेचर कैसा है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर देखा जाएगा। कैसा नेचर देखा जाएगा? यहाँ पे नेचर की जो बात हो रही है बच्चों, वो है पोलर नेचर, ठीक है, पोलर और नॉन पोलर बिहेवियर, नॉन पोलर नेचर। इसका मतलब क्या है? पोलर मतलब कि जो अपने पास में क्या कंटेन करे? चार्ज कंटेन करे। और यहाँ पे क्या हो? नॉन पोलर का मतलब क्या है? जहाँ पे चार्ज आपका क्या हो? जीरो हो। आया समझ में? चार्ज मतलब बच्चों प्लस और माइनस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, सपोज मान लीजिए हमारे पास में क्या है कि कंटेनर है, इस कंटेनर में सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमारा कैसा है? पोलर है। पोलर हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट। ओके। अब यहां पे हमने अगर कोई सॉल्यूट डाला, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं लिक्विड में। तो यहां पे हमने डाल दिया हमारा, मान लीजिए कि NaCl डाला हमने, ठीक है। तो NaCl क्या है? ये एक सॉलिड है। कैसा है बच्चों? ये है सॉलिड है। तो अब जैसे ही हमने NaCl को डाला और सॉल्वेंट यहां पे हम ले लेते हैं वाटर, क्या ले लेते हैं? वाटर। तो आपको पता है कि वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्यूशन है, H+ और OH- आयन।
तो अब यहाँ पे Na+ और Cl-, तो पोलर में पोलर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक जैसी बिरादरी इसको मिल जाएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्या होगा कि पोलर में पोलर इजीली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा खासा हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? क्लियर होता है? मतलब यहाँ पे जो प्लस माइनस का अट्रैक्शन, जो चार्ज का अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, काफी खासा अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से बोला जाता है कि पोलर में पोलर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास में पोलर सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट अगर हम क्या डालेंगे, पोलर ही डालेंगे, तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई? और इसी की प्लेस पे अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्यूट डालते हैं, ठीक है, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा बच्चों। क्या? वो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आप नॉन पोलर को पोलर में डाल रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट को अगर आप एक पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा बच्चों। आया इतना समझ में? क्लियर हो गई ये चीज कि अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्यूट को अगर आप एक नॉन पोलर सॉल्यूट में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप सॉल्युबिलिटी देख सकते हैं आप अपने सॉलिड सॉल्यूट की। क्लियर हो गई ये चीज? तो पहला आपको यहां पे फैक्टर समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। नोट करते चलिएगा बच्चों, है ना। दूसरा फैक्टर आता है हमारे पास में टेम्परेचर। ठीक है, समझिए इस चीज को बेटा। जब कभी रिएक्शन हो रही है तो यहां पे दो तरीके की रिएक्शन हमको देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, एक तो होती है हमारे पास में एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है हमारी वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। एक में रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही है और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है मतलब कि जो भी हमारी रिएक्शन हो रही है उसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। सपोज मान लीजिए हमारे पास में ये रिएक्शन हो रही है, भाई आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो रिएक्शन आप करा रहे हैं ना, और आप क्या बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये रिएक्शन हो तो रही है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में आप क्या कर रहे हैं कि हीट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप एनर्जी दे रहे हैं। तो इस केस में आपका जो डेल जी होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। आया समझ में? और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, जहां पे हीट रिलीज हो रही है, मतलब यहां पे क्या होता है, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की टर्म में बात करें तो सिस्टम काम कर रहा है ना। तो यहां पे क्या होगा कि डेल जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। आया समझ में? तो अब मेरे को एक चीज बताइए, जिसमें ऑलरेडी हीट निकल रही है, ठीक है, अगर आप उसमें टेम्परेचर देंगे तो क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? खुद सोच के बताइए। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक हो रही है, उसमें अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि खुद उसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं हीट निकल रही है, मतलब टेम्परेचर राइज हो रहा है। उसमें आप टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक्सोथर्मिक में तो हमें हीट देना पड़ रहा है ना। एक्सोथर्मिक में हमें हीट देना पड़ रहा है, तब जाकर के क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब तब जाके सॉल्युबिलिटी हो रही है। आया समझ में? तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, सॉलिड के केस में जनरली आपको यही रिएक्शन देखने को मिलती है बच्चों। आया समझ में? और ये जो रिएक्शन है इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे जब मैं आपको अभी गैस बताऊंगा, है ना। तो अगर थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है तो थोड़ी देर समझिए बस, है ना, थोड़ी देर वेट करिए। अभी ये समझिए कि एंडोथर्मिक का केस है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल रहे हैं जिसमें हमें हीट देना पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। मतलब यहां पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी की। मतलब अगर आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है ना। तो सर ये तो हो गई टेक्निकल बातें। एक हाथ अच्छा सा बढ़िया सा एग्जाम्पल बताइए जिसके बिहाफ पे हमें ये समझ में आए। चलिए बच्चों एग्जाम्पल समझते हैं, तब जाकर के आपको ये भारी भरकम अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। देखिए इधर ध्यान से।
बच्चों हमारे पास में एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर वाटर ले रखा है, ठीक है। अब 1 लीटर इसमें कंटेनर में, ठीक है, 1 लीटर के कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि मैं शुगर डाल रहा हूं। मैंने कितनी डाल दिया, आधा किलो डाल दिया। कितनी शुगर डाल दिया बच्चों, आधा किलो डाल दिया। तो क्या आधा किलो पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएगी। कुछ तो डिसॉल्व हो जाएगी लेकिन कुछ नीचे बैठ जाएगी। फिर जैसे ही उसको उठा करके मैं एक पतीले में मतलब एक गैस पे रखूंगा और नीचे से उसको टेम्परेचर दूंगा, गैस ऑन करूंगा, टेम्परेचर दिया मैंने, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे सॉल्युबल होती जाएगी। आया समझ में, डिसॉल्व होती जाएगी वो धीरे धीरे। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया। तो यही तो वो केस है बच्चों कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिले, आपने टेम्परेचर दिया, तब सॉल्यूशन बना। इसका मतलब यहां पे सॉल्युबिलिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई दी। कैसी दिखाई दी, बढ़ती हुई दिखाई दी। तो क्या ये चीज क्लियर हो गई, है ना। अब तीसरी बात करते हैं। यहां पे जो तीसरा फैक्टर आता है बच्चों, तीसरा फैक्टर आता है प्रेशर का, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर है बच्चों, वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल माना जाता है। क्या माना जाता है, निग्लेजिबल माना जाता है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। अब क्या ही करोगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये पेन है, इस पेन को मैं वाटर में डाल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो मैं इस पर कितना ही प्रेशर लगा लूं, ये डिसॉल्व नहीं होगी बच्चों, ये नहीं होगी डिसॉल्व, इसकी टेंडेंसी ही नहीं है। तो प्रेशर यहां पे ऑलमोस्ट निग्लेजिबल माना जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, बोलिए। तो अब अपन देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बारे में, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। हो गया नोट करके आप लोगों का। सर नोट तो हम कर लेते हैं, है ना। चलिए बच्चों, अब सेकंड बात हम करते हैं, सेकंड सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात हो रही थी, सॉल्युबिलिटी of gas in liquid। solubility of gas in liquid, ये अपन को समझना है बच्चों। मतलब इस बार हमें गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करना है, किसमें, लिक्विड में, है ना। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या सर गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है। अरे बिल्कुल होती है बच्चों। अपन ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया होगा, तो उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है CO2, वो क्या होती है, कंप्रेस करके उसमें भरी जाती है। आया समझ में। सर गैस को कैसे भरते होंगे, बेटा गैस को ना पहले लिक्विफाई किया जाता है। आया समझ में, लिक्विफाई करके फिर हम उसको क्या करते हैं, बिल्कुल हाई प्रेशर लगाते हैं और उसको फिर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। आया समझ में। तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आया समझ में। तो सर फिर इसके भी फैक्टर होते होंगे, बिल्कुल होते हैं बच्चों, इसके भी फैक्टर होते हैं, ठीक है। कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जब हमें चेक करना होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसमें भी पहले नंबर पे जो चीज आ रही है, जो अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। बिल्कुल वही कहानी है जो अभी अपन पढ़ के आए थे। मतलब कि अगर हमारे पास में पोलर गैस है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब जो हमारा लिक्विड है, उसमें इजीली क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। आया समझ में, क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहां पे मैं सॉल्युबल ये लिख देता हूं। आया समझ में। मतलब पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि पोलर गैस क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल, है ना। अब भी आप कंसेप्ट समझ के आए हो। पोलर में पोलर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है सर, और नॉन पोलर में नॉन पोलर अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये दोनों चीज, है ना। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए कि अगर हमारे पास में नॉन पोलर क्या हो, गैस हो, और नॉन पोलर क्या हो बच्चों, सॉल्वेंट, क्या हो, सॉल्वेंट। तो मेरे को एक चीज बताइए, क्या ये डिसॉल्व होगा, क्या सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल है। आया समझ में, क्लियर होती है इतनी चीज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपसे 1 मार्क वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। आया समझ में। अच्छा सर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें बच्चों की, जैसे हमारे पास में ये H2O है,
वाटर है, ठीक है। इसमें अगर मैं क्या डाल दूं, HCl डाल दूं, क्या डाल दूं, HCl, तो ये H+Cl- और ये क्या है बच्चों, H+ और OH-, तो पोलर में पोलर इजीली क्या है, डिसॉल्व है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये चीज़, ओके। अच्छा, तो सर अगर हम मान लीजिए कि जैसे कोई ऑक्सीजन गैस लेकर के आती है, ये तो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्यूशन लेके आओ, बेंजीन लेकर के आओ, CCl4 लेकर के आओ, है ना। तो अगर आप वो डालते हो तो फिर आप नॉन पोलर गैस को भी डिसॉल्व कर सकते हैं बच्चों। क्या ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये चीज़, पहली चीज़ समझ में आ गई, बोलो आ गई होगी, है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, रब करें अब इसको। चलिए अब दूसरा फैक्टर देखते हैं हम। चलिए बच्चों, दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों कम हो जाएगी। कैसे, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। इधर ये हमारे पास में कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट भी कौन सा है बच्चों, लिक्विड है, ठीक है। अब गैस पार्टिकल आएंगे इसमें, ये देखो ये आए, ठीक है, ये देखो ये आ गए, ठीक है, ये आए। अब आपने अगर इसको नीचे से टेम्परेचर दिया, अगर आपने इसको टेम्परेचर दिया, तो देखो ध्यान से कि इनके बीच में तो वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, ये वैसे ही काफी डिस्टेंस में रहते हैं एक दूसरे से, और जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया ये तो और दूर हो जाएंगे। मतलब कि ये जो गैसियस पार्टिकल हैं, ये जो गैसियस पार्टिकल हैं वो तो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर दे दिया, अब तो ये और दूर भाग जाएंगे। इस वजह से कहा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये चीज समझ में आ गई, है ना। टेम्परेचर अगर आप कम करते जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होते जाएगा, धीरे धीरे आके डिसॉल्व होने लगेगी, ठीक है। प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया तो, जो कि इसका थर्ड फैक्टर है। क्लियर हो गई ये चीज, टेम्परेचर समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम प्रेशर की बच्चों, बहुत ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसको अपन को तो ध्यान देना ही है। इस पे बहुत बड़े साइंटिस्ट हेनरी ने भी दिया है, 1608 में हेनरी ने भी इस पे काफ़ी ध्यान दिया है, ठीक है। प्रेशर रिलेटेड ही उनका हेनरी लॉ आया था बच्चों, आया समझ में। चलिए देखिए इधर ध्यान से, क्या बोलते हैं कि प्रेशर जो है बच्चों, ठीक है, अगर आप जितना बढ़ाओगे, मतलब प्रेशर जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी के। आया समझ में, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों सॉल्युबिलिटी के। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा आप कंप्रेस करते जाओगे ना उतना ज्यादा वो क्या होते जाएगा, डिसॉल्व होती जाएगी वो गैस। आया समझ में। और अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज। बस इसी चीज को लेकर के हमारे हेनरी भाई साहब ने क्या किया, लॉ दिया अपना, ठीक है, उनका भी यही लॉ था। चलिए बात करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। क्लियर हो गया इतना, ओके। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए अब आप लोग, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ से रिलेटेड बच्चों कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रेशर को ध्यान में रखा था, ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने सॉल्युबिलिटी, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है, और इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन को यूज किया था बच्चों, मोल फ्रैक्शन को यूज किया था, ठीक है। अब समझिए ध्यान से कि इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने बोला था कि जो भी गैस पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। सर ये तो अभी हमको पढ़ के भी आए हैं, है ना, है समझ में। तो इन्होंने भी इसी चीज पे वर्क किया और सॉल्युबिलिटी भी बताया कि कितनी होगी करके बच्चों, आया समझ में। पहले हमको फैक्टर तो पता था कि फैक्टर क्या है, कि डिपेंड कर रहा है कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन सॉल्युबिलिटी में तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बच्चों, उनमें से एक को किसने लिया, हेनरी ने पकड़ा, ठीक है, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी मोल फ्रैक्शन। आया समझ में, क्लियर। तो कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज का जो कैलकुलेशन है वो किसने दिया, हेनरी ने दिया। आया समझ में। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर
applied by the gas on liquid is directly proportional to its solubility। ठीक है, मतलब इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई गैस है बच्चों, ये कोई गैस है अगर हमारे पास में, तो इस गैस पे जितना प्रेशर होगा ना, जितना पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है, उतनी ही ये गैस यहां डिसॉल्व होगी। ये चीज बोल रहा है कि जितना आप प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही गैस यहां पे डिसॉल्व होगी बच्चों। आया समझ में? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, है ना। सर आपने लिखा है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ठीक है, चलिए बच्चों इसको समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास में ए टाइप का हमने कोई सॉल्वेंट डाल रखा है, तो ए अगर कोई प्रेशर लगाएगा तो यहाँ पे इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्योर प्रेशर बोलते हैं, प्योर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, प्योर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? प्योर प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे अकेले ए ने प्रेशर लगाया है। ठीक है, अब जैसे ही यहां से मैं कोई बी सॉल्यूट डाल दूंगा तो अब बी भी प्रेशर लगाएगा, है ना। तो अब यहां पे जो बी प्रेशर लगाएगा लेकिन उसके साथ में ए है, और ए और बी अब ये दोनों प्रेशर लगाएंगे, तो यहां पे पी बी और यहां पे पी ए। अब इधर देखिए पी नॉट नहीं लगा है क्योंकि प्योर प्रेशर नहीं है, अब ये मिक्स हो गया है। आया समझ में? तो इसी कंडीशन को बोला जाता है बच्चों पार्शियल प्रेशर। आया समझ में? तो जो भी प्रेशर अगर आप गैस पे लगा रहे हैं, जो भी पार्शियल प्रेशर आप गैस पे लगा रहे हैं, वो यहां पे जितनी गैस डिसॉल्व हुई है, ठीक है, उसी के इक्वल होता है। जितना आप लगाओगे उतना ही वो डिसॉल्व होगा। सिंपल सा इनका कहने का मतलब था। क्लियर हो गया? अब इसी को और अच्छे से अपन समझते हैं मैथमेटिकली। ओके बच्चों, चलिए मैथमेटिकली इसको समझते हैं। तो इन्होंने बताया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। अब सॉल्युबिलिटी में इन्होंने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म ली वो थी मोल फ्रैक्शन। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, आप सॉल्युबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो? आपके पास में मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, फॉर्मैलिटी है, ठीक है, आपके पास में 7 to 8 कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। आया समझ में? तो इन्होंने मोल फ्रैक्शन को लिया। आया समझ में? क्योंकि ये सबसे ईजी पड़ती है। क्लियर? तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया? ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हेनरी कांस्टेंट लगा। ये देखो KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ओके, अब यहां पे देखिएगा कि अगर मैं P/KH करूं बच्चों, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन, और प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट रख दूं, इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो 1/KH इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों। इसका मतलब सीधा से क्या है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी, अगर आपने सॉल्युबिलिटी बढ़ाया तो हेनरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हेनरी कांस्टेंट हर एक गैस के लिए अलग अलग दिया गया है। अगर आप देखें अपनी एनसीईआरटी तो उसमें गिवन भी है बच्चों। आया समझ में? एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबका, ठीक है, कि किसका कितना है। हेनरी भाई साहब ने निकाल के पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था, ठीक है, ताकि अपन जब उसको पढ़ें तो हमको सुविधा हो। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं, मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाती है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? और यही चीज़ क्या था, क्या था, टेम्परेचर से रिलेटेड था। कुछ याद आया आपको? ठीक है, तो आप उसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। क्या ये चीज़ समझ में आई? बोलो, क्लियर हो गया ये चीज़? तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आप अपने पास में ज़रूर रखेंगे, है ना। इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे बच्चों, ठीक है, एक ये एक ये, इससे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अच्छा ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को, ये थोड़ी थोड़ी कैसी दिखाई दे रही है आपको, y = mx जैसी दिखाई दे रही है। मतलब ये एक
किसका है? ये एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बच्चों। ये किसका है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? वाई एक्सिस और ये है आपके पास में एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेते हैं? मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम प्रेशर ले लेते हैं। और यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो हेनरी कांस्टेंट का स्लोप रहेगा बच्चों। किसका रहेगा? हेनरी कांस्टेंट का। क्या ये चीज क्लियर हो गई? बोलो। चलिए अब इसी पे बेस्ड, हेनरी लॉ पे बेस्ड हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हेनरी लॉ की लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस। आया समझ में कि कहां कहां इसकी लिमिटेशंस है और कहां कहां इसके एप्लीकेशंस है? तो इसको नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब देखिए यहाँ पे लिमिटेशंस हैं कुछ हेनरी लॉ की। क्या है? ये पेपर में पूछ ली जाती है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, ठीक है। द गैस नाइदर रिएक्ट्स केमिकली विद द लिक्विड। बच्चों क्या होता है कि गैस जो है ना वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती है आपके सॉल्वेंट के साथ में, ठीक है। आया समझ में? जो भी आपका लिक्विड है, लिक्विड एज अ सॉल्यूशन, ठीक है, उसके साथ में गैस रिएक्ट केमिकली नहीं करती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ना ही टेम्परेचर आपका बहुत ही ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, आया समझ में, और हाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। द गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, ये भी अपन को ध्यान में रखना है, क्लियर। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। फिर उसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ की, कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है हेनरी लॉ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे है। देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज, जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो जो आपका जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाई जाती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, तो वो भी भाई साहब प्रॉपर टेक्निक के साथ में करते हैं। है समझ में? मतलब बढ़िया हेनरी लॉ को फॉलो करते हुए वो काम करते हैं अपना, मतलब कंप्रेस करते हैं। आया समझ में? मतलब अगर कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रेशर हाई लगाएंगे वो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इन डीप सी डाइविंग। आपने स्कूबा ड्राइवर्स वगैरह को देखा होगा बच्चों, है ना। तो वो क्या करते हैं? अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर टैंक लेकर के जाते हैं। ये आया समझ में? क्या लेकर के जाते हैं? सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ये डेप्थ में जाते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है? ऑक्सीजन वगैरह तो मिलती है इनको, लेकिन प्रेशर भी बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? प्रेशर भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे पानी के अंदर जाते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर जब ये बाहर आते हैं ना तो वहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बाहर आते हैं तो प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। आया समझ में? तो इनकी जो ब्लड में, ठीक है, वेन्स में जो ऑक्सीजन वगैरह है, ब्लड में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है ना बच्चों, वो भी क्या है? वो गैस है। तो अब एकदम से प्रेशर रिलीज हुआ, एकदम से प्रेशर रिलीज हुआ, सॉल्युबिलिटी कम हुई। आया समझ में? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कम हुई, तो क्या होता है? बबलिंग होने लगती है उनके वेन्स में। आया समझ में? तो इस वजह से वो अपने साथ में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे, इस वजह से वो ऑक्सीजन टैंक लगा करके चलते हैं। क्या ये चीज समझ में आई? क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना तो प्रेशर क्या होता है? बिल्कुल हाई प्रेशर हो जाता है, बिल्कुल हाई हो जाता है। और हाई से फिर अचानक सडनली क्या होने लगता है? लो होने लगता है। तो इस हाई से लो की तरफ में क्या होता है कि उनके ब्लड में जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ना वो काफी कम होने लगती है, ठीक है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक है। यही चीज होता है हाई एल्टीट्यूड में भी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो ये क्या है? ये हैं एप्लीकेशंस। क्या ये चीज समझ में आई? ये बड़े बड़े जो क्लाइंबर्स लोग होते हैं ना बच्चों, जो पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर भी एप्लीकेबल है। मतलब वो भी प्रॉपर हेनरी लॉ को फॉलो करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है कि इफ N2 गैस, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar और KH यहां पे दे दिया गया है N2 का 76.48, ठीक है। ये हमारे पास में गिवन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया कि N2 गैस, देखो ध्यान से, ये पूछा गया है कि हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि यहां पे 1 लीटर वाटर है हमारे पास में। क्या है? 1 लीटर वाटर है, इसमें N2 गैस डली हुई है। अब इस N2 गैस का हमारे पास में हेनरी कांस्टेंट है, इसका हमारे पास में क्या है? प्रेशर है।
आया समझ में? कितनी डली है ये हमें निकालना पड़ेगा, मतलब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ में हमें यह भी बताना पड़ेगा कि कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हैं। समझ में आया बच्चों? क्लियर? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में पार्शियल प्रेशर गैस का दिया गया है, ठीक है, मतलब PN2 हमारे पास में है, तो कितना है हमारे पास में, ये रहा 0.987 बार, ये हमारे पास में हेनरी कांस्टेंट हमको गिवन है बच्चों, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट हमारे पास में क्या है, देखिए 76.48, ठीक है। चलिए के बार ये हमारे पास में गिवन है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लेते हैं। ओके, तो कैसे निकलेगा, देखिए अभी अपन ने पढ़ा था हेनरी लॉ, क्या बोलता है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन, यही बोलता है ना। तो अब यहां से मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, तो यहां पे PN2 और XN2 हमारे पास में गिवन है, तो PN2 डिवाइडेड बाय KH2, ओके, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये हमारे पास में बच्चों। तो अभी वैल्यूज को रखो, तो 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48, अब इसको कैलकुलेट करिए आप कि कितना आ रहा है। ये अप्रॉक्स आएगा बच्चों 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। ये कितना आ गया आपके पास में, मोल फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हाउ मैनी मिलीमोल्स, मोल्स पूछा है। तो अब एक चीज बताइए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, हमने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको निकालना है तो XN2 हमको निकालना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इधर का ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 मतलब टोटल मोल्स का आप क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, मतलब जितने भी आपके पास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का टोटल कर दो, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। और यहाँ पे H2O ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे कि H2O के कंपैरिजन में नाइट्रोजन जो है ना बहुत ही कम डिसॉल्व है, मतलब उसके सामने वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे XN2 इज इक्वल्स टू N2, अब ये जो होगा ना यहाँ पे, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इसके सामने तो जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वाटर के मोल आ जाएंगे बच्चों आपके पास में, क्या आ जाएंगे, वाटर के मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब XN2 आप लोगों ने निकाल रखा है 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल्स टू, आपको ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, हाउ मेनी मिली मोल्स, ठीक है। तो N2 ये कैपिटल N है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे NH2O, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है, 55.5 होते हैं बच्चों वाटर के, है ना। अगर आपको निकालना है कि कैसे निकालते हैं करके, तो आप क्या कर दोगे कि जो भी उसका वेट गिवन रहेगा, ठीक है, और उसका मोलर मास, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 55.5 आता है, इसको तो याद ही कर लो बच्चों वाटर के लिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन वाटर से रिलेटेड आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू 55.5 इज इक्वल्स टू N2, ये देखो, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा 0.716 आएगा, 0.716, ठीक है। तो इतना 1 लीटर में डिसॉल्व है बच्चों, इतने मोल्स डिसॉल्व हैं 1 लीटर में। आया समझ में? क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको फटाक से।